बच्चों लोग लास्ट क्लास सेशन में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन सीख रहे थे। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या देता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन का आपको एक रिलेशन देता है। ठीक है, गैस के प्रेशर में, गैस के वॉल्यूम में, गैस के टेम्परेचर और गैस का मोल। ठीक है, तो कोई भी गैस होगा तो उसका अपना कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हो सकता है क्या क्या होगा? उसका प्रेशर होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसका टेम्परेचर होगा और उसका अमाउंट, यानी अमाउंट को बोला गया मोल। ठीक है, इन चारों क्वांटिटी में क्या होता है? एक रिलेशन बिल्ड किया जाता है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इसमें जो पी है, पी है गैस का प्रेशर, वी है वॉल्यूम, ठीक है, टी है टेम्परेचर, बात समझ में आया? और आर होता है गैस कांस्टेंट और एन होता है मोल। एन होता है गैस का मोल। तो ये जो रिलेशन है इसको सिर्फ आप गैस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको लिक्विड सॉलिड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक, और गैस में भी गैस का टाइप होना चाहिए आइडियल। अभी आइडियल गैस क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे जब हम लोग कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। एक चैप्टर हमको कवर करना है, चैप्टर नंबर 5, उसमें हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान देना है कि इक्वेशन से अप्लाई होता है गैसेस के लिए। ठीक है, इक्वेशन से अप्लाई होता है गैसेस के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, आपका जो आर का वैल्यू है अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। इसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आर का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपका 0.0821 हो सकता है, 0.031 हो सकता है। अब इन दोनों को ऑलमोस्ट लिख सकते हैं हम लोग 0.08 के बराबर, दोनों नियर अबाउट है तो दोनों का हम 0.08 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी कभी हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, इस 0.08 को हम ऑलमोस्ट इसको लिख सकते हैं 1/12, यानी आर का जो वैल्यू होता है इन दोनों केसेस में, यानी इन दोनों को ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 1/12 के बराबर। ठीक है, तो कभी कभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना है रिलेशन को तो उसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा रिश्ता। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं फिर से आपने भी जो बोला? हाँ, मैं बोल क्या रहा हूँ बच्चा कि जब भी इस इक्वेशन का आप यूज करते हैं ना, आपके पास एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, पसंद आ रहा है? इस इक्वेशन में जो आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, अभी आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रेशर को आप एटीएम में अगर डालोगे, वॉल्यूम अगर लीटर में होगा और टेम्परेचर केल्विन में होगा, उस केस में आर का वैल्यू होता है 0.0821। बात समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर बार में होता, वॉल्यूम लीटर में होता और टेम्परेचर केल्विन में होगा, उस केस में जो वैल्यू है आर का होता है 0.0831। ठीक है, आपको आर का इस वैल्यू को यूज करना है अभी। और अगर प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में होगा और टेम्परेचर केल्विन में होगा, उस केस में आर का वैल्यू लेना है आपको 8.314। कि आर का अलग अलग कंडीशन में वैल्यूज मैं आपको बता रहा था। फिर मैं बता रहा था कि जो फर्स्ट सेकंड केस है ये दोनों ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है। ठीक है, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को हम 0.08 लिख सकते हैं। अनटिल अनलेस अगर आपको कोई ऐसा चीज़ दिखेगा, कोई ऐसा क्वांटिटी होगा वो सिस्टम में जो इसके इसके जैसा हो या इसके जैसा हो, उस केस में क्या होगा? इजीली कटेगा तो उसको आप लिख सकते हो, नहीं तो आप 0.08 लिखो तो कुछ चलेगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू को 0.08 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो 1/12, ये भी चलेगा। तो जो डेसिमल फॉर्म है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो नियर अबाउट 1/12 के आसपास आएगा दोनों का वैल्यू, तो उसको भी आप ले सकते हो। तो आर का वैल्यू को यानी 0.021 या 0.031 को आप नियर अबाउट 0.08 लिख सकते हो या 1/12 लिख सकते हो, 1/12 आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपको बता चुके हैं। और ध्यान देना, इसी सीक्वेंस में हम लोग को जानना है, हम लोग को सीखना है, एक टर्म होता है एस टी पी। ठीक है, एस टी पी का मतलब क्या था? ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है इसी को। तो
एसटीपी का पहली बात मतलब समझ में आना चाहिए। एसटीपी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। और जब भी हम एसटीपी बोलेंगे इसका मतलब क्या ध्यान देना, एसटीपी का मतलब ये होता है, एसटीपी का दो फॉर्म है, एक है ओल्ड फॉर्म, तो एक पुराना वाला कन्वेंशन है और एक नया वाला है। ठीक है, जो रिसेंट है या जो अभी अभी का जो चीज़ है। तो पहले हम लोग क्या बोलते थे कि एसटीपी का मतलब प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो होता है 1 atm। ठीक है, टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 273 केल्विन। ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा 273.15, ये ज़्यादा एक्यूरेट है 273.15 केल्विन। ठीक है, बट डेसिमल को हटा के हम लोग 273 नॉर्मली लिख देते हैं। प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ये होता है ओल्ड, यानी पहले हम उसको मानते थे। ठीक है, अब रिसेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जब भी हम बोलेंगे एसटीपी, इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसका समझना है प्रेशर का वैल्यू होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, यानी 273 केल्विन बोल दो या इसको बोल सकते हो 273.15, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चेंज दिखेगा। पहले हम लोग 180 मानते थे प्रेशर एसटीपी का, और अब क्या मानते हैं, 1 बार मानते हैं। तो एक कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछेगा एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जो रिसेंट कन्वेंशन उसको फॉलो करोगे, यानी प्रेशर का वैल्यू होगा 1 बार और टेम्परेचर का वैल्यू होगा 273.15 केल्विन, जिसको हम नियर अबाउट 273 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिसेंट का चीज बताना है। अब होता क्या है इस कंडीशन पे, ठीक है, एसटीपी के ओल्ड कंडीशन पे इफ मोल ऑफ गैस को अगर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी इक्वल टू एनआरटी में आपको प्रेशर पता है, प्रेशर 1 atm पता है, टेम्परेचर पता है और मोल को 1 मान लिए है, और आर आपको पता होता है कि आर क्योंकि कांस्टेंट होता है, आर का वैल्यू को पता है। यहाँ इतना डालने के बाद जब वॉल्यूम निकालोगे ना, तो वॉल्यूम निकल के आता है 22.4 लीटर, यानी एक मोल गैस जब मोल 1 मान लोगे, यानी इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम अप्लाई करें तो किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है। तो गैस का 1 मोल का अगर वॉल्यूम निकालोगे एसटीपी कंडीशन पे, तो कितना निकल के आएगा, 22.4 लीटर आएगा, या फिर आएगा 22400 ml निकल के आता है। ठीक है, तो चूंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, कब, तो एसटीपी कंडीशन पे, तो एसटीपी कंडीशन पे गैस का 1 मोल का वॉल्यूम होता है 20.4 लीटर या फिर 22400 ml अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। ठीक, अब न्यू कन्वेंशन को अप्लाई करोगे तो ध्यान देना, नया कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या 1 बार है, और आपको पता है कि 1 atm और 1 बार में रिलेशन क्या होता है। तो 1 atm इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं, ये होता है 1.01 बार के आसपास होता है, यानी कहीं ना कहीं 1 बार का जो वैल्यू है वो 1 atm से क्या होगा, छोटा होगा। 1 atm और 1 बार में रिलेशन क्या होगा, 1 atm का वैल्यू 1 बार से बड़ा होगा। ठीक है, यानी जो हल्का सा बड़ा है, यानी जो हम लोग का रिसेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो एसटीपी हम लोग मानते हैं उसमें जो प्रेशर को 1 बार माना गया है, और हम क्या बोल रहे हैं कि 1 बार का वैल्यू हल्का 1 atm से हल्का सा क्या होता है, छोटा होता है, यानी प्रेशर आप घटा रहे हो, यानी प्रेशर घटा रहे हो। तो रिसेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हो, तो अगर आपके पास इफ n इक्वल टू n मतलब मोल ऑफ गैस अगर 1 मोल होगा, और इसको आप पुट करते हो पी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में सारे वैल्यू को, जो वॉल्यूम में गैस निकल के आता है उसका वैल्यू हो जाता है 22.7 लीटर 22.7 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 22700
ml, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताएंगे मेरे को। बच्चों लोग, आप लोग एसटीपी का ओल्ड यानी पुराना वाला वर्जन जो आपको समझ में आ गया, और जो न्यू है रिसेंट हम लोग एसटीपी मानते हो समझ में आया आपको, ठीक है। क्यों होता है, कभी कभी ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है कि एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो आपको 1 बार लेके चलना है, प्रेशर वैल्यू क्या लोगे 1 बार, और उसके उसमें गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा यानी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसका वैल्यू कितना बोलोगे आप 22.7 बोलोगे, ठीक। अब होता क्या है, तो आपको पता है एसटीपी कंडीशन पे, एट एसटीपी किसी भी गैस, कोई भी गैस, एनी गैस का अगर मोल 1 हो, कितना हो मोल 1, तो उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम होता है 20.4 लीटर बोल सकते हो आप, या 22.7 बोल सकते हो, ठीक है। इसको ml में आप चेंज करो तो ml में क्या हो जाएगा 22400 ml होगा, और यहाँ पे जो ml में वैल्यू कितना होगा, यहाँ का ml का वैल्यू होगा 22700 ml होगा, ठीक है। आपका 22.4 कब बोलेंगे, जब प्रेशर का वैल्यू होगा 180 m, यानी पुराना वाला एसटीपी, और नया वाला एसटीपी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर 1 बार होगा तो ऐसा होगा। तो ऐसा चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसटीपी का एक्यूरेट वर्जन कौन सा है, तो जो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब यही चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो भी चेंजेज हुआ एसटीपी का जो वैल्यूज में, ये रिसेंट चेंज है, मतलब ये मतलब 10-15 साल के रेंज में हुआ है, ठीक है। बट हम लोग को जो एसटीपी कंडीशन हम लोग पुराना वाला सुन रहे हैं, ये 200-300 साल पहले से चल रहा है। मतलब जब से हॉट एयर बैलून्स पे आप लोग देखोगे, हॉट एयर बैलून्स, तो उन पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था 17 एंड 18 सेंचुरी में। तो उस ड्यूरेशन से हम लोग एसटीपी कंडीशन को 180 मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बहुत यानी 180 में जो कंडीशन है वो बहुत पहले से चला आ रहा था, तो होता क्या था कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बनाते थे उसको इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर चुके हैं। मतलब बहुत जगह जो न्यूमेरिकल डाटा था उसको इस डाटा के मल्टीपल में सेट कर दिया गया ताकि इजीली क्या हो, कैंसिलेशन हो जाए, ठीक है। तो आपका बहुत सारा जो न्यूमेरिकल्स होगा वो इस डाटा के पे बेस बनाया जा चुका है। तो होता क्या है कि अभी हम लोग अपने फ्रेम को तो चेंज कर दिया, मतलब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है एसटीपी, उसको तो हम चेंज कर दिए इस पोजीशन पे। बट है क्या कि हम न्यूमेरिकल को तो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, हमारा बुक्स या में जो न्यूमेरिकल है बहुत पहले से इस डाटा के अकॉर्डिंग बनाया जा चुका है। तो होता क्या है कि अभी भी हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, अभी भी इस डाटा को हम फॉलो करते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि देखो 20.4 या 20.7 में ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो जो करेक्ट है 22.7 करेक्ट वैल्यू है। बट न्यूमेरिकल में आसानी से कटने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल का डाटा क्या है इस पे बेस्ड था, तो हम लोग अभी भी क्या करते हैं एसटीपी पे 22.4 लीटर बोलते हैं बार बार। बट ये जो मैं बोलूँगा ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बट इसको लेके हम लोग चलते इसलिए हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन क्या होता है आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी डाटा दिया जाता है क्वेश्चन में वो 20.4 के मल्टीपल में रहता है, इन उसको कैंसिल करना उससे आसान होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 20.4 को लेंगे। बट एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ रॉन्ग है। करेक्ट वर्जन क्या है, तो करेक्ट वर्जन है 22.7 है, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एसटीपी यानी हम लोग क्या मोल का समय बोलेंगे कि एसटीपी किसी भी गैस का जो मोल होगा उसका 1 मोल का वॉल्यूम होता है 20.4 लीटर, 20.4 लीटर। इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। तो ध्यान देना। तो लास्टली में स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं कि एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है क्या होता है, जब मोल 1 होगा, ठीक है। तो एट एसटीपी
मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 20.4 लीटर या फिर 22400 ml। तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि स्टेटमेंट फुल्ली करेक्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको क्यों लेते हैं आपको समझा चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस डाटा से हम लोग एक और चीज सीख रहे हैं, तो ध्यान देना। हम लोग का पूरा चैप्टर में मोल कैसे निकालना हमको अप्रोच सीखना था, ठीक है। तो आप लोग को हम मोल निकालना सिखा चुके हैं। कब कब? तो डिफरेंट केसेस में आप लोग को मोल निकालना आपको आ चुका है। तो डिफरेंट केसेस क्या क्या था अपने पास? जब आपको नंबर दिया हुआ था, जब भी कोई आपको नंबर देगा, ठीक है, जब भी कोई नंबर मिलेगा उसके इसमें आप मोल निकाल सकते हैं, उसके साथ मोल निकाल सकते हैं। जब भी कोई नंबर देगा तो मोल निकालना आपको सिखा चुके हैं कि हम क्या क्या करते हैं, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। और जब भी हमको मोल देगा और नंबर पता करना है तो क्या करेंगे, उस मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर का वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर आपको वेट दिया रहता तो हम मोल कैसे निकालते हैं? तो जिस भी चीज़ का वेट दिया रहेगा, जिस भी स्पीसीज का या जिस भी सैंपल का वेट होगा, उसके वेट को उसका मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मोल दिया रहेगा और हमको वेट निकालना है तो क्या करेंगे, उस मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को वेट मिल जाएगा। तो ये दोनों लोग खत्म कर चुके हैं। थर्ड जो केस था, तो फॉर एनी गैस, कोई भी गैस टाइप कुछ भी हो, ठीक है। तो फॉर एनी गैस हम लोग क्या सीखे हैं, गैस कुछ भी हो, हीलियम हो, CO2 हो, फर्क नहीं पड़ता, ओजोन हो, ठीक है, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, गैस कोई भी हो, किसी भी गैस का एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, यानी मोलर वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, तो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू होता है 20.4 लीटर। क्या होता है 22400 ml। ध्यान है ना, बोला गया है कि अगर मेरे को एसटीपी पे, अगर कोई एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम दिया है लीटर में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई गैस है उसका वॉल्यूम दिया है लीटर में, उसका वॉल्यूम दिया है लीटर में, और एक कंडीशन के एसटीपी कंडीशन पे दिया हुआ है वॉल्यूम लीटर में, तो उसमें मोल कैसे पता करेंगे? तो ध्यान देना, आप इसको लिंक करो ना। जब भी आपको नंबर दिए थे, जब भी नंबर दिए थे डिवाइड किए थे मोलर नंबर से। मोलर नंबर क्या होता है, एक मोल का जो नंबर होता है उसको मोलर नंबर बोलते हैं, उसको हम मोलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी नंबर दिया है तो हम डिवाइड करते हैं मोलर नंबर से। जब भी आपको वेट दिया हुआ था उस टाइम डिवाइड किए थे मोलर मास से, यानी एक मोल का मास से। सिमिलरली जब भी हमको गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा मोल पता करो, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, ठीक। तो एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है इस कंडीशन पे, एसटीपी पे 20.4 लीटर। इसलिए यहाँ देखो, किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा और हमसे बोलेगा मोल पता करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 20.4 से, उस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 20.4 से, ठीक है। तो अगर किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ आपको, आपसे मोल पूछा गया, तो आप क्या करोगे, 20.4 से डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली किसी भी गैस का अगर मोल दिया हुआ है और हमको वॉल्यूम पता करना है एसटीपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ जो भी हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं वो बिल्ड कर रहे हैं एसटीपी कंडीशन के लिए, ठीक है। किसी और कंडीशन पे इसको अप्लाई आप मत करना। जो भी कंडीशन हम निकाल रहे हैं वो एसटीपी कंडीशन के लिए ही वैलिड होगा। तो अगर आपको गैस का मोल पता है, प्लस ध्यान देना, ये जो भी हम बात करें गैस के लिए भी बस गैस पे अप्लाई करोगे, इसको लिक्विड एंड सॉलिड पे अप्लाई नहीं करना आपको। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी नीचे फॉर्मूला हम बता रहे हैं ऐसे वैलिड होगा गैस के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो गैस का अगर मोल पता रहेगा तो उसको आप 20.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में, ठीक। कभी कभी बोलेगा नहीं गैस का वॉल्यूम देगा एमएल में, तो गैस का वॉल्यूम एमएल में देगा तो उसके इसमें अगर मोल निकालना है तो डिवाइड करना 22400 ml से, यानी मोलर वॉल्यूम जो होगा ml में उसे डिवाइड करना, ठीक है। और अगर गैस का वॉल्यूम आपको निकालना है, उसका मोल दिया हुआ है और गैस का वॉल्यूम निकालना है ml में, तो गैस के मोल को मल्टीप्लाई करोगे 22400 से।
ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। बात समझ में आ गया? तो इतना आपको क्लियर है, तो चलते हम इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है सबको। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पता करना फाइंड मोल ऑफ द गैस, फाइंड मोल ऑफ द गैस एंड फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंडिविजुअल एटम्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, सिंपली क्या करना ना, आप मोल निकाला ना, मॉलिक्यूल का मोल निकाला ना, मोल को अगर मोल आ गया 2 मोल, तो 2 मोल में कितना नंबर होगा, तो नंबर हो जाएगा 2Na, 2Na यानी मोल को मल्टीप्लाई कर दिया Na से, ये हो गया नंबर। यानी आपको Na से, Na का जो वैल्यू से मल्टीप्लाई मत करना, Na के टाइम में आंसर छोड़ देना, Na के टाइम में आंसर को छोड़ देना आप। ठीक है, जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 में जो ही मोल होगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना, तो बचेगा मॉलिक्यूल का नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक, और इंडिविजुअल एटम कैसे निकाल लेंगे, तो CO2 में ध्यान देना, CO2 में एक CO2 में कितना एटम है, तीन एटम है, तो जितना भी CO2 का मॉलिक्यूल आप निकालोगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसे 3 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फटाफट आप लोग 1 से 7 तक का क्वेश्चन जो है सो सॉल्व करेंगे फास्ट। ठीक है, जल्दी से बनाओ। सर तो बच्चों लोग मैं पहले पार्ट का आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या करना, सिंपली क्या करना, उस मोल में आप Na मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं एक क्वेश्चन के लिए मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मोल ऑफ कितना निकलेगा, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 20.4, इसका आंसर आएगा 1/4। ठीक, सेकंड पार्ट में मोल कितना आएगा, मोल आ जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 20.4, मतलब हाफ आ जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट में 20.4 लीटर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल। बात समझ में आ गया? तो फोर्थ क्वेश्चन में मोल कितना होगा, उसका मोल हो जाए 2 मोल हो जाएगा, तो 2 मोल अमोनिया होगा। और 2 मोल में नंबर पूछेगा, तो नंबर का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो 2 इंटू Na कर देना, और बोलेगा इंडिविजुअल एटम का नंबर पता करना आपको। अमोनिया में एक अमोनिया में पता है आपको, एक नाइट्रोजन होता है, और हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा, तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अमोनिया का मोल अगर 2Na है, यानी 2Na नंबर है, तो N का नाइट्रोजन का नंबर 2Na होगा, यानी जितना अमोनिया होगा उतना ही तो नाइट्रोजन होगा। और हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो अमोनिया का पार्टिकल का जितना नंबर होगा उसका ट्रिपल नंबर होगा आपका हाइड्रोजन का। तो अमोनिया का जो नंबर 2Na है, तो हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना होगा, 6Na होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। बाकी फिफ्थ नंबर जो है 20.22400 ml है, इसका मोल कितना होगा, इसका मोल हो जाएगा 1/100। इसको डिवाइड करेंगे हम 22400 ml से। ठीक है, 102 ml ऑफ SO3, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/200 मोल हो जाएगा, 1/200 मोल। ठीक है, बाकी 7.2 लीटर का जो वैल्यू होगा, इसका मोल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम 20.4 लीटर से, तो इसका मोल का वैल्यू हो जाएगा 3 मोल। क्या हो जाएगा, 3 मोल। ये हो जाएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप अटेम्प्ट करोगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, अगले पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द वॉल्यूम एट HTP ऑफ फॉलोइंग गैसेस। मतलब आपको मोल दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको मोल दिया, आपको वॉल्यूम निकालना है फास्ट। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो हर केस का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन में लोग क्या करना है, HTP पे गैस का वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग सिंपली क्या करना है, गैस का वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि गैस का मोल पता है तो उसको 20.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आंसर अपना लीटर में आ जाएगा। और अगर गैस का वॉल्यूम को और मल्टीप्लाई कर देंगे, इन गैस का मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 22400 से, तो गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा ml में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सारे को लीटर में निकाल देते हैं। ठीक है, पहले 1 मोल दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम में गैस आ जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 20.4 से, तो आंसर आ जाएगा 20.4 लीटर। सेकंड क्वेश्चन में सेम आंसर आ जाएगा, थर्ड में भी आंसर सेम रहेगा। यानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि गैस का टाइप, गैस अलग अलग हो, लेकिन अगर गैस का मोल अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, बशर्ते कंडीशन सेम रहे। सेम कंडीशन पे गैस का सेम मोल सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ हीलियम कितना करेगा, तो 11.2 लीटर करेगा। जो फिफ्थ नंबर 1/10 मोल दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा, 2.24। यानी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना था आपको 20.4 से। ठीक है, जो 6, 7, 8 है उसमें क्या है, उसमें आपको गैस का मोल नहीं दिया हुआ है, उसमें गैस का आपको वेट दिया हुआ है। तो पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन पहले आप पता करो मोल कितना होगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो गैस का आपको वेट दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करोगे, उसको मोलोमा से डिवाइड करोगे। तो CO2 का 11 ग्राम में आपको पता है कि CO2 का मोल मास होता है 44, तो मोल निकल जाएगा 1/4। मोल 1/4 होगा तो उसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/4 इंटू 22.4, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर। 7 नंबर क्वेश्चन में 2 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल जो होगा, मोल हो जाएगा 1/8, क्योंकि CH4 का मोल मास होता है 16, तो 1/8 मोल के लिए आपका आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2.8 लीटर। ठीक है, 2.8 लीटर। ठीक है, अब आते हैं 64 ग्राम ऑफ CH4, इसमें पहले मोल निकाल। तो CH4 का मोल मास होता है 16, तो मोल आ जाएगा 4। मोल अगर 4 आ जाएगा तो वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 इंटू 20.4 कर ले। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 18.6। हाँ बोलो बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 6 में 11 grams of CO2 सा n का वैल्यू 1/4 कैसे होगा? जो वहाँ पे चूंकि आपका गैस का, देखो आपको वेट दिया हुआ है ना, वेट को मोल में कैसे चेंज करते हैं, तो हम सीखे हैं कि वेट को मोल में चेंज करने के लिए हमको मोलों से डिवाइड करना होता है। तो CO2 का मोल मास, यस सर। ठीक है, तो CO2 का मोल तो मास, 28। CO2 का मोल मास 44 होगा। ठीक, तो CO2 का मोल मास 11 ग्राम है, वेट मोल हाँ मास यस सर, यस सर। 44, हाँ ये हो जाएगा 1/4। ठीक। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग बताओ मेरे को, ये कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो कविता क्लियर है बच्चा आपको? Yes, sir. ठीक है, चलो सही है। तो हम लोग मोल निकालना हर कंडीशन में यूज करके मोल निकालना को समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसी प्रोसेस में आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेशर का अलग अलग यूनिट होता है, प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बस नोट्स के टॉपिक में समझाया हुआ था कि 1 ATM इक्वल टू होता है, ध्यान देना, 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 बार होता है, आपको पता होना चाहिए था। ठीक, सिमिलरली आप 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो पता है कि 1 बार में पास्कल कितना होता है, तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है। तो 180 में कितना पास्कल होगा, तो 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होगा, ये 180 में इक्वल टू होगा। ठीक है, तो 180 में 1.01 बार होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, प्रेशर को कभी कभी हम मरकरी के कॉलम के हाइट में भी मेजर करते हैं। मरकरी जो मेटल होता है उसका अपना कॉलम का अपना एक हाइट होता है, जिसके फॉर्म में हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मरकरी के कॉलम का जो हाइट अगर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, मरकरी होता है, इसको बोलते हैं इक्वल टू होता है 1 ATM। ठीक है, तो 1 ATM को लिंक कर सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर चेंज करें तो क्या होगा, तो 760 mm यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी होता है 1 ATM के बराबर।
ठीक है। और मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है उसी को बोला गया है टॉर। तो प्रेशर का एक और यूनिट होता है टॉर, यानी 1 एटम इक्वल टू होता है 760 टॉर, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है और उसके बीच का रिलेशन क्या है आपको समझा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर रखना है, इसको आपको याद रखना है। बच्चों लोग नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना हुआ है उस एलिमेंट का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए बोलेगा। तो बहुत सिंपल है। तो किसी का भी मास परसेंट कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट का हमको निकालना उसका मास कितना है, एलिमेंट कंपाउंड में उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाई टोटल, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे कि कंपाउंड का 1 मोल है, तो कंपाउंड का 1 मोल में, तो 1 मोल का मास को बोलते हैं मोलर मास, तो ये हो जाएगा कंपाउंड का मोलर मास, टोटल मास, ठीक है। और उसमें एलिमेंट का मास कितना है, तो उस एलिमेंट का मास निकालेंगे। मास ऑफ एलिमेंट बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये हो जाएगा आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में वो कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना एक्सक्यूज मी हुआ है। सर, हाँ बोलो बच्चा। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, एक हाँ मिनट। ठीक है। यस। तो बच्चों लोग आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ये किससे बना हुआ है, तो कैल्शियम से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है, यानी इसमें 3 एलिमेंट है। और आपसे पूछा जाएगा इसमें कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, निकालो बताओ। तो आपको करना क्या है, इसका मोलर मास निकालो पहले। इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास निकालोगे तो आ जाएगा 100, आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 ग्राम में कैल्शियम का 1 मोल है, तो 1 मोल कैल्शियम का वेट कितना होता है 40 ग्राम। कार्बन 1 मोल है, इसका वेट कितना होगा 12 ग्राम। और ऑक्सीजन 3 मोल है, तो एक ऑक्सीजन का वेट चूंकि 16 ग्राम होता है, तो 3 का कितना होगा 48 ग्राम होगा, ठीक। तो कैल्शियम का परसेंट कैसे निकालोगे, तो कैल्शियम का मास कितना होगा 40 बाई टोटल मास कितना कंपाउंड का 100, तो 40 बाई 100 इंटू 100, तो 40%। कार्बन का वेट चूंकि कितना था, तो इस 1 मोल में कार्बन है 12 ग्राम इन 12 ग्राम, 12 बाई 100 टोटल वेट इंटू 100, तो हो जाएगा 12%। और ऑक्सीजन का कितना ग्राम था 48 ग्राम था, तो 48 बाई 100 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 48% हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि फाइंड परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ NOH, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि NOH में जो जो एलिमेंट्स है, तो NOH में एलिमेंट कौन कौन है, 3 एलिमेंट होगा, एक सोडियम होगा, एक ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। इनका परसेंट कॉम्पोजिशन निकाल कर आपको मुझे बताना है। सिमिलरली CH4 में 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, दोनों का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन को फाइंड करना है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट मॉलिक्यूल है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज, इसमें 3 एलिमेंट है, C यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, ठीक है। तो फटाफट इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। बच्चों लोग इसमें क्या करना आपको, जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जी, तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। उसमें से कार्बन का वेट कितना होगा, तो कार्बन 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास 12 ग्राम होता है यानी 12 ग्राम होगा, तो 6 कार्बन के लिए 6 कार्बन कितना होगा 72 ग्राम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होगा 12 ग्राम होगा। ऑक्सीजन कितना है, तो 6 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 16 इंटू 6 कितना होगा 96 ग्राम। ये हो जाएगा इंडिविजुअल मासेस हो जाएगा बाकी एलिमेंट्स का। इसको आपको परसेंटेज में चेंज कैसे करोगे आप, तो कार्बन के लिए हो जाएगा 72 बाई 180
इंटू 100, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 12/180/100, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 96/180 इंटू 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ध्यान देना। एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज का ऑपोजिशन समझ में आ गया। तो एक टर्म होता है चलो मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब भी हम बात करते हैं ना, तो किसी भी सिस्टम के लिए होता है। जैसे मान ले कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें ए बी सी है। ठीक है, इस मिक्सचर का 3 कंपोनेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक, ए है, बी है, सी है, और हम मानते हैं कि इस मिक्सचर में ए का मोल Na है, बी का मोल Nb है और सी का मोल Nc है। ठीक है, तो आपको मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है उसका मोल पता है। अगर हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा बात है। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल ले लो, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देना है, टोटल मोल से को डिवाइड कर देना है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स की तरह होता है। तो एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है। तो एक इसको कैसे निकालोगे, मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल। ठीक है, एक्स बी कैसे निकलेगा जी, तो मोल ऑफ बी बाय सिस्टम का टोटल मोल। मोल ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे निकालोगे, तो मोल ऑफ सी बाय टोटल मोल। ठीक है, तो इसे आप निकाल सकते हो, इसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये रहेगा मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो। ठीक, अब ध्यान देना, एक बात और गौर करना आप लोग। आपका सिस्टम में 3 कंपोनेंट है यहाँ पे। कभी कभी सिस्टम में क्या होगा, आपके पास 2 कंपोनेंट भी हो सकता है, कभी कभी चार कंपोनेंट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, ए एंड बी 2 कंपोनेंट है। तो उसके लिए और बोलेंगे एक्स ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कैसे बोलोगे आप, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल। तो यहाँ पे टोटल मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि 2 ही कंपोनेंट है तो क्या बोलोगे, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और इस केस में टोटल मोल क्या होगा, तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, ये हो जाएगा आपका टोटल मोल। ठीक, एक बार और गौर करना आप लोग, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सम करोगे ना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, एक्स ए एक्स बी एक्स सी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इन तीनों का सम इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली राइट वाले पार्ट पे यहाँ पे 2 कंपोनेंट है सिस्टम में, तो एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होगा। यानी जितना भी कंपोनेंट आपका सिस्टम में सारे का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो सम क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली है ना, फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शन को जोड़ो तो क्या होगा, 1 होगा। तो यही है समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन। तो अगर मान लेते हैं आपके पास n कंपोनेंट्स है, तो i का वैल्यू 1 से लेकर अगर n तक वेरी करेगा तो सारे मोल फ्रैक्शन सम क्या होगा, 1 होगा। तो जितना भी कंपोनेंट सिस्टम में है सारे का मोल फ्रैक्शन आप निकालते हो, समेशन क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे इस केस में क्या बोल चुके हैं, अगर 2 कंपोनेंट है तो x और एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 3 कंपोनेंट होगा तो क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वे मोल फ्रैक्शन हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन आगे काफी रहने वाला है। ठीक, सबसे पहले चलते हैं, आप मुझे कुछ मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसका मुझे आपको मोल फ्रैक्शन निकाल के बताना है। फाइंड मोल फ्रैक्शन इन फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस लिया हुआ है आपका H2 है, CO2 है, ठीक है, NCH4 है, इसका 2 मोल है,
CO2 का 3 मोल है, NCH4 का मोल का वैल्यू 5 है। ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस में क्या है, H2 है, O2 है, CH4 है। इसका वेट लिया हुआ है 10 ग्राम, इसका वेट है 64 ग्राम, इसका वेट है दिया हुआ है क्वेश्चन में 48 ग्राम। उस केस में तीनों का मोल फ्रैक्शन बताओगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ है कि हाइड्रोजन है, O2 है, CH4 है, इन सब का इक्वल मोल दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबका इक्वल मोल लिया हुआ है। इस केस में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। फोर्थ केस में क्या बोला हुआ है कि H2 है, O2 है, CH4 है, सारे का इक्वल वेट दिया हुआ है, सारे का इक्वल वेट दिया हुआ है। तो आप मोल फ्रैक्शन बताओगे, तो आप मोल फ्रैक्शन को बताओगे। ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ आप लोग। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ध्यान देना। तो पहले क्वेश्चन में देखो 3 कंपोनेंट है, तो बहुत सिंपल है, सारे का मोल ऐड कर ले तो 2 + 3 + 5 10 मोल होगा। तो H2 का मोल फ्रैक्शन होगा 2/10, CO2 का होगा 3/10 और CH4 का होगा 5/10। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है, तो वेट को पहले मोल में चेंज कर। तो वेट को मोल में चेंज कैसे करते हैं हम लोग, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो इसका मोल कितना होगा, मोल हो जाएगा 5 मोल। O2 का मोल हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि O2 का मोल मास 32 होता है, और CH4 का मोल मास 16 होगा, तो इसका मोल 3 हो जाएगा। तो सारे का मोल निकाल दिए। अब क्या करना है, टोटल मोल कितना होगा, 5 + 2 + 3 10 होगा। तो H2 का मोल फ्रैक्शन होगा 5/10, O2 का होगा 2/10 एंड CH4 का होगा 3/10। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ है कि इक्वल मोल लेना है, तो इक्वल मोल को 1 1 मान लेते हैं। इसका मोल 1 मान ले, इसका मोल 1 मान ले, इसका मोल 1 मान ले। ठीक है। तो टोटल मोल का वैल्यू कितना होगा 3, तो 1/3 1/3 1/3, ये सारे का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है कि सबका इक्वल वेट एज्यूम करना है। तो वेट कुछ ही मान ले, जो भी आपको इच्छा कर सो वेट मान ले। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा वेट मानते हैं जो इजीली इनके मोलर मास से डिवाइड हो सकता है। तो आपको पता है कि H2 का मोलर मास 2 ग्राम होता है, O2 का मोलर मास 32 ग्राम है, और CH4 का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है। तो हम क्या करते हैं कि सारे का वेट को 32 ग्राम मान लेते हैं। 32 ग्राम इन सारे का वेट का LCM है। ठीक है। 32 ग्राम मानने के पीछे लॉजिक है कि सारा इजीली कटेगा। तो 32 ग्राम तो मानोगे, तो H2 का मोल, सारे का 32 ग्राम वेट हम मान रहे हैं ना, तो सारे का मोल पहले निकाल ले। तो H2 का मोल कितना हो जाएगा, तो H2 का मोल 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। O2 का मोल 1 हो जाएगा, और CH4 का मोल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो टोटल मोल का वैल्यू कितना है, 16 + 1 + 2 19। ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 16/19, O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/19, और CH4 हो जाएगा 2/19। ठीक है। ये ध्यान देना। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो तो यहाँ तक अगर आप तो लोग क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपको ध्यान देना, एक सेटअप है NOH प्लस वाटर, यानी दोनों NOH का वाटर में सॉल्यूशन एक है, NOH का वाटर में एक सॉल्यूशन है। अब ध्यान देना, बोला गया इसमें NOH का जो ग्राम 200 ग्राम NOH है। ठीक है, 200 ग्राम NOH है, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन है आपका 1 लीटर दिया हुआ। कितना लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml।
2 ग्राम पर ml डेंसिटी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या बताना है आपको, और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो बताना है। ठीक है, वाटर का मोल फ्रैक्शन प्लस NaOH का मोल फ्रैक्शन दोनों का आंसर मुझे बताओगे आप लोग। ठीक, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो NaOH और वाटर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ आपको। तो पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन का वेट निकाल पहले आप। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे आप लोग। इसको पता करने के लिए क्या करना है आपको, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम में 1 लीटर है, उसको ml में चेंज कर, तो ml में कितना होगा, 1000 ml होगा इंटू 2, तो हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा। तो हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा इस 2000 ग्राम में। अब ध्यान देना, आपका NaOH है, आपका जो NaOH है वो है 200 ग्राम है, तो बचा हुआ जो वाटर होगा, वाटर का वेट कितना होगा, 1800 होगा। अब दोनों का मोल निकाल लें। ठीक है, इस 2000 ग्राम में से NaOH का वेट पर हम निकाल चुके हैं और वाटर का वेट निकाल चुके हैं, दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो NaOH का जो मोल होगा वो हो जाएगा 5 मोल, क्योंकि NaOH का मोल मास 40 होता है। ठीक है, और वाटर का मोल आ जाएगा 1800/18 यानी 100 मोल आ जाएगा। ठीक, तो दोनों का मोल पता चल गया। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा जी, तो NaOH का मोल होगा 5 बाई टोटल मोल कितना होगा 105, यानी आंसर होगा 1/21। वाटर का मोल कैसे निकलेगा, तो वाटर का मोल कितना है 100 डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना है 105, तो 20/21 ऐसा आप निकाल सकते थे। या फिर सिस्टम में जो कि 2 ही कंपोनेंट है NaOH प्लस वाटर, तो अगर एक कम तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होगा 1। तो किसी एक का भी अगर मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा आपको तो दूसरे का निकल सकता था। ठीक है, तो अगर NaOH का मोल फ्रैक्शन अगर 1/21 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो क्या करेंगे 1 - 1/21 कर देंगे, यानी इसका आंसर जाएगा 20/21। यानी आप आंसर कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया बच्चा, ऋषिता क्वेश्चन समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, आर्या कोई दिक्कत है बच्चा इसमें। नो सर। ठीक है, कविता ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा बच्चे लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट का अब जो इम्पोर्टेंट एरिया हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का बस होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग प्रीवियस जो क्लासेस में अभी तक ले चुका हूँ उसको आप रिवाइज करके रखोगे। ठीक है, इतना आप लोग का होमवर्क रहेगा।